मेरा नाम निशा है। मेरी शादी 6 साल पहले मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे से हुई थी। मेरे पिताजी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हम 2 बहनें हैं। मैं अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी। मेरी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम नीतू है। जब मैं 12 साल की थी तभी मेरे पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हमारे घर पर मेरे चाचा ने कब्जा कर लिया था। मेरी माँ बहुत बुज़दिल थी जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी। वो हमें लेकर नाना नानी के घर चली गई। जब तक नाना नानी जिंदा थे तब तक तो हमें वहाँ बहुत इज्जत मिली। उन्होंने हमें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस होने नहीं दी। ना ही कभी हमें किसी बात पर डांटा और ना ही कभी हम पर हाथ उठाया। उन्होंने हमारी माँ की दूसरी शादी करवाने की भी बहुत कोशिश की, मगर माँ शादी करना नहीं चाहती थी। कुछ समय बाद मेरे नाना नानी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे मामा जी पर आ गई थी। मामा मेरी माँ से बड़े थे। मामा की शादी नाना नानी के जीते जी ही हो गई थी। नाना नानी के सामने तो हमारी मामी बहुत अच्छी थी और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी, मगर नाना नानी की मौत के बाद मामी ने भी हमसे अपनी आंखें मोड़ ली और उनके घर में हम तीनों माँ बेटियों के साथ नौकरानियों जैसा सुलूक होने लगा। मामा ने हम दोनों बहनों को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया था। मामी को हमेशा हमारी पढ़ाई के खर्चे से दिक्कत होती थी। वो हमेशा महंगाई की ही बातें करती रहती थी। न जाने ये मामी की बातों का ही असर था या फिर मेरी माँ अपनी जिंदगी ही इतनी ही लिखवा कर लाई थी। उन्होंने अपने दिल को रोग लगा लिया और ये रोग फिर हार्ट अटैक का रूप बनकर उनकी मौत बन गया। और अब इस दुख भरी दुनिया में हम दोनों बहनें अकेले हो गए थे। कहने को तो हमारे काफ़ी रिश्तेदार थे और दुनिया वालों को दिखाने के लिए हमारा ख्याल भी रखा करते थे। हमारे हाल चाल भी पूछते रहा करते थे, मगर हकीकत तो ये थी कि किसी को भी हमसे हमदर्दी नहीं थी। कोई भी हमारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। बस सब हमारे साथ हमदर्दी का दिखावा किया करते थे जो सब लोग जताते थे। मामी तो सबके सामने बहुत अच्छी बनती थी, मगर अकेले में व्यवहार हमारे साथ बहुत ही बुरा होता था। फिर जब मेरी उम्र 22 साल की हुई तो मेरे मामा ने मेरे पिताजी के दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी कर दी। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे, मगर वो कानों के बहुत कच्चे थे। जो अपनी माँ के कानों से सुनते थे उसी की जुबानी बोलते थे। अपनी माँ का कहना मानना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन बिना सुने और समझे उनकी माँ जो भी बात उनसे कहती थी वो अपनी माँ की बात पर यकीन कर लिया करते थे और फिर मुझसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया करते थे। देखते ही देखते मुझे अपनी ससुराल में 8 साल गुजर गए और मैं 2 बेटियों की माँ बन गई। इससे पहले तो मुझे दहेज न लाने के ताने मिला करते थे और उसके बाद एक नया ताना ये मिला कि मैं सिर्फ बेटियां ही पैदा करती हूँ और इन लोगों को कभी बेटे की खुशी नहीं दे सकती। मैंने अपनी सास और अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, ये तो ईश्वर की मर्जी है। वो चाहे जिसको लड़का दे, जिसको चाहे लड़की दे, मगर मेरी बातें उनको समझ नहीं आती थी और ऐसी बातों पर मुझे पढ़ा लिखा होने के भी ताने मिला करते थे। धीरे धीरे मैंने सब कुछ कहना बंद कर दिया और सिर्फ खामोश ही रहने लगी। एक दिन मेरी बहन नीतू की भी शादी हो गई और मेरे दिमाग से बोझ सा हल्का हो गया। मेरी बहन का पति और उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मैं भी सुकून की सांस भरती थी कि आखिर मेरी बहन की आजमाइश भी अब खत्म हो गई। नीतू की शादी को अभी 10 महीने ही गुजरे थे कि मेरी बहन विधवा हो गई और उसके ससुराल वालों ने उसको मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मामी नीतू को घर पर रखने के लिए तैयार नहीं थी और मामा तो मामी की बातें मानने पर मजबूर हो गए थे। मामा भी मेरे ससुर की तरह मामी से बहुत दबते थे। एक दिन जब मैं मामी के घर में गई तो मामी नीतू को बहुत बुरी तरह से मार रही थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से छुड़वाया और फिर गुस्से में उसके थोड़े से कपड़े लेकर उसे लेकर अपने साथ अपने घर आ गई। मगर यहाँ पर तो हंगामा खड़ा हो गया जब मेरी सास को पता चला कि वो यहाँ पर ही रहेगी और वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई थी। मुझे अपनी बहन के सामने बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, मगर मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरी सास को मेरी बहन का घर में आना पसंद नहीं आया। वो रोज रात को मेरे पति को चढ़ाया करती थी। एक दिन मैं रात को किचन का काम खत्म करके अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अपनी सास के कमरे से कुछ आवाज़ आने लगी। न चाहते हुए भी मैं उनकी बातों को रुककर सुनने लगी। वो आज भी रोज की तरह मेरे पति को मेरी और मेरी बहन के खिलाफ भड़का रही थी। मैंने कान लगाकर उनकी बात सुनी
तो मुझे आवाज़ आई कि देखो ज़रा, तुम्हारी पत्नी को किसी का डर है भी या नहीं। महंगाई का ज़माना है, इतनी कम आमदनी में जब इंसान के लिए अपना खर्च उठाना मुश्किल है, इस वक्त तो अपना गुजारा करना ही दुश्वार हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी पत्नी ने हम लोगों पर एक और जिम्मेदारी लाकर बिठा दी है। पहले इसको और इसकी बेटियों को हम पाल रहे थे, उनकी जिम्मेदारी क्या कम थी जो ऊपर से अपने साथ ही अपनी बहन को भी ले आई। कल को ये अपने बाकी मायके वालों को भी ले आएगी और फिर एक दिन अपना पूरा खानदान यहीं पर ही इकट्ठा कर लेगी और तुम बस गूंगों की तरह इसको देखते रहना। इसको किसी बात के लिए मना मत करना, इससे कुछ मत कहना। मेरे पति खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जब वो बोले तो कहने लगे कि माँ, मैं उससे कहता तो हूँ और इससे ज़्यादा क्या करूँ। मेरी सास को बस हर बात में अपनी ही चलाने की आदत थी। वो जब अपनी कहने पर आती थी तो वो और किसी की कोई बात नहीं सुनती थी। तब चाहे सामने उनका बेटा हो या फिर उनका पति, सभी उनसे डरते थे और उनसे दबे बैठे थे। बेटे की तो मुझे समझ आती थी, क्योंकि वो अपनी माँ का कहा नहीं टाल सकते थे। वो तो अपनी माँ को किसी भी हाल में पलटकर जवाब नहीं दे सकते थे। मगर मेरे ससुर क्यों उनसे डरते थे, उनकी हर नाजायज़ बात को मानते थे और पता नहीं क्यों उनकी हर गलत बात पर खामोशी इख्तियार कर लेते थे। सास की सारी बातें तो मेरी समझ से बाहर थीं। मेरी बहन बहुत अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा मासूम भी, और सभी का कहना मानने वाली और बड़ों का आदर सम्मान करने वाली। वो तो हालात के हाथों मजबूर हो चुकी थी। इसमें इस बेचारी की क्या गलती थी। उसका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं था। वो जाती तो कहाँ जाती, और इस मुश्किल समय में अगर मैं भी उसे छोड़ देती और इस कड़े वक्त में भी उसके काम नहीं आती, फिर ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा जो कड़ी धूप में ठंडी छाँव न बन सके। वो हर रोज़ मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने में लगी रहती कि तुम अपनी पत्नी को कहो कि वो अपनी बहन को यहाँ से चलता करे। मैं उनकी कोई बात नहीं सुन सकी और मैं अपने आंसू पीती हुई अपने कमरे में आ गई। जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं जानती थी कि अब मुझ पर सारा गुस्सा निकालने वाले हैं। उनके अंदाज और उनके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में हैं। जब उन्होंने मुझसे बात करनी चाही तो मैं सोने की एक्टिंग करने लगी। अपनी सास की बातें सुनकर ही मेरे दिल पर छुरियां चलने लगी थीं। अब मैं और भी ज़्यादा अपने दिल को बुरा नहीं करना चाहती थी। फिर न जाने रात के किस समय मुझे नींद आ गई और अगली सुबह फिर से वही हंगामा शुरू हो गया था। जबकि मेरी बहन घर के सारे काम किया करती थी और साथ साथ मेरी भी मदद करवाती थी। वो बिल्कुल खामोशी के साथ यहाँ पर वक्त गुजार रही थी। अगर मेरी सास उससे कुछ कह भी देती थी तो वो पलटकर कभी भी उनको जवाब नहीं देती थी। मगर वो भी सबका व्यवहार समझ रही थी और सबके अंदाज देख रही थी, और उसने मुझसे कहा कि वो मेरी मामी के घर चली जाएगी और वहाँ पर रह लेगी। मगर मैं जानती थी कि वहाँ पर मामी उसके साथ कैसा सुलूक करेंगी, इसीलिए मैंने उसे सख्ती से वहाँ जाने को मना कर दिया और कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब संभाल लूँगी। मगर अब घर के हालात मेरे काबू से बाहर होते जा रहे थे और अब मेरी सास उठते बैठते मुझे ताने मार मार कर कहा करती थी कि तुम्हारी बहन यहाँ पर कब तक रहेगी, और मैं उनकी इस बात पर खामोश रहती थी। मेरी एक ही नंद थी जो अपनी माँ की आदत की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो बहुत प्यारी और अच्छी थी। उसकी शादी दूसरे शहर में हो गई थी। आज वो हमारे घर में अपने पति के साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ रही थी। उसके आने से मेरे अंदर हिम्मत बनने लगी थी, क्योंकि वो जब अपनी माँ को मेरे साथ नाइंसाफ़ी करते हुए देखती थी तो अपनी माँ को वहीं टोक दिया करती थी। मेरी नंद तो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे उसका पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अजीब सा बदतमीज़ इंसान था। उसे तो किसी को देखने की भी तमीज़ नहीं थी। मगर मैं सब कुछ नज़रअंदाज कर देती थी। अगर मैं उसके बारे में किसी से कहती भी तो किससे कहती। मैंने अपनी नंद के लिए खाना बनाया था। मैं अपनी तरफ से किसी को भी शिकायत का मौका नहीं होने देती थी। जब मेरी ननंद और उसका पति हमारे घर आए तो मेरी बहन उनसे मिलने के बाद कमरे में जाकर बैठ गई, और रात को मेरी सास ने कहा कि अपनी बहन से कहो कि वो स्टोर रूम में जाकर सो जाए या फिर बाहर गैलरी में सो जाए, क्योंकि उस कमरे में मेरी बेटी और दामाद रुकेंगे। मुझे अपनी बहन पर बहुत ख्याल आया और मैंने सोचा कि इतनी गर्मी में वो स्टोर रूम में कैसे सो सकती है। वहाँ ना तो कोई पंखा था और ना ही कोई खिड़की। मैंने बहुत ही मरे हुए दिल से अपनी बहन को ये सब कुछ कह दिया, क्योंकि मैं घर में कोई भी हंगामा नहीं चाहती थी। वो बेचारी मेरे कहने पर गैलरी में सो गई
और हम सब लोग भी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। आधी रात का समय था जब अचानक से एक शोर की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैं और मेरा पति बाहर की तरफ भागे। देखा तो बाहर सब लोग खड़े थे। मेरी सास मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि इस दिन के लिए तुम अपनी बहन को यहाँ लेकर आई थी ताकि ये मेरी बेटी का घर बर्बाद करने की कोशिश करे। जब मैंने नीतू की तरफ देखा तो वो काफ़ी डरी हुई थी और बुरी तरह से रो रही थी। वो भागते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि मैंने इन्हें नहीं बुलाया था, ये खुद ही यहाँ पर आ गए थे। उसका इशारा मेरी ननंद के पति की तरफ था, जबकि जीजा जी का कहना था कि मेरी बहन उन पर डोरे डाल रही थी। घर में तो जैसे एक तमाशा सा बन गया था। मैं अपने आप को सबके सामने बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी और जानती थी कि मेरी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती, मगर ये जो कुछ भी हो रहा था उसने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई थी। मैंने अपनी ननंद की तरफ देखा कि पता नहीं दीदी मेरी बहन के बारे में क्या सोचेंगी, मगर मुझे उनकी आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी नजर आ रही थी, एक अजीब सा दुख और एक अजीब सा शक जिन नज़रों से वो अपने पति को देख रही थी। इस बात से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो जानती हैं कि गलती उनकी पति की है, मगर शायद वो सबके सामने ये बात नहीं कर सकती थी। मेरी सास किसी भी हाल में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी और मेरी ननंद ने तो जैसे तैसे इस मामले को रफा दफा किया और सब लोग वापस सोने के लिए चले गए। अपने कमरे में आने के बाद ही मेरे पति ने मुझे बहुत सी बातें सुनाई और कहा कि तुम्हारी बहन के लक्षण ठीक नहीं हैं। वो मुझे भी अजीब अजीब तरह के इशारे करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। अपनी बहन के लिए इस इल्ज़ाम को सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी बहन कैसी है, और मैं ये भी जानती थी कि मेरे पति मेरी बहन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मगर मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि हम दोनों बहनों के आगे पीछे कोई नहीं था जो हमारी तरफ से बोलता और हमें सहारा देता। यही वजह थी कि सब लोग हमें बेसहारा समझकर हम पर इल्ज़ाम लगाते थे। तरह तरह की बातें करने के बाद वो सब लोग शायद सो गए थे, लेकिन मैं पूरी रात जागती रही थी। मेरे दिमाग में ना जाने कौन कौन सी सोच आ रही थी। मेरी नींद उड़ चुकी थी और बस यही सोचे जा रही थी कि मेरी बहन अकेले इस भरी दुनिया में कहाँ जाएगी। मेरी सास तो हर वक्त खर्च और महंगाई का ही रोना रोती रहती थी, और अब तो उन्हें एक नई बात मिल गई थी। वो बात बात पर मेरे नंदोई वाली बात पर मुझे ताने देंगी, उसको घर से बाहर निकालने को कहेंगी। पूरी रात मैं इसी बारे में सोचती रही। सुबह के 5 बजे मेरी आंख लग गई। तभी मेरे पति ने मुझे उठा दिया कि मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं किचन में आई तो मेरी बहन नाश्ता बना रही थी। उसकी आंखें सूजी सूजी सी हो रही थी। उसका चेहरा देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो भी पूरी रात नहीं सोई होगी, जैसे कि मैं जाग रही थी। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाई। मेरा दिल दुख से भर गया। मैं उस बेचारी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब मेरी नंद सोकर उठी तो उसने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम लोगों से बात की, जैसे कि रात कुछ हुआ ही ना हो, और नाश्ता करने के बाद उसने अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसे इतनी जल्दी वापस जाता देखकर मेरी सास को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने हम दोनों बहनों की अच्छी खासी क्लास ले ली कि वो तुम्हारी बहन की वजह से ही इतनी जल्दी वापस जा रही है, वरना ये अपने घर से यहाँ कुछ दिन रुकने का प्लान बनाकर आई थी। ये अंदाज़ा तो मुझे भी था कि वो यहाँ पर कुछ दिन रुकने के लिए ही आई थी, मगर ये भी सच था कि वो यहाँ से जल्दी मेरी बहन की वजह से नहीं बल्कि अपने पति की वजह से गई थी, क्योंकि वो अपने पति की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। जाते जाते उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी, मगर ये बात मैं घर में किसी को नहीं बता सकती थी। अगर ये बात मैं घर में करती तो एक नया हंगामा शुरू हो जाता। दिमागी तौर पर मैं बहुत थक चुकी थी। मुझे सुकून की ज़रूरत थी, मुझे खामोशी की ज़रूरत थी, मुझे जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी। मेरा दिल करता था कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँ, जहाँ मुझे कोई न जानता हो, जहाँ मुझे कोई परेशान न करे, और मैं वहाँ बहुत सारे पल गुजार दूँ। आज मैं अपने सारे दुख दर्द बहा दूँ। और यहाँ तो मुझे रोने के लिए भी किसी बहाने की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी सास को मेरा और मेरी बेटियों का रोना अच्छा नहीं लगता था। अगर वो मुझे रोते हुए देख भी लिया करती थी तो वो मुझे बहुत बातें सुनाया करती थी। तुमने हमारे घर में मनहूसियत फैलाई हुई है। तुम चाहती ही यही हो कि इस घर में कभी खुशियाँ वापस ना आएं, इसीलिए हमेशा मनहूसियत फैलाई रहती हो। मैं तो बड़ी दिक्कत से अपने आंसुओं को साफ करती थी। दिन ऐसे ही धीरे धीरे दुखों से गुजरते चले गए।
एक अजीब तरह की उदासी थी जिसने मेरे पूरे वजूद को बर्बाद कर दिया था। वो दिन भी और दिनों की तरह था जब मेरी बहन मेरे पास आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो मगर कह नहीं पा रही हो। मैं समझ गई थी कि वो ज़रूर यहाँ से जाने की बात करेगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि कुछ वक्त लगेगा और फिर मैं इसके लिए सही रिश्ता देखकर इसकी शादी करवा दूंगी। मगर मैं किसी हाल में भी उसको मामा के घर पर नहीं भेज सकती थी, क्योंकि मैं मामी के उसके साथ किए गए अत्याचार देख चुकी थी। जब मैंने नीतू से पूछा कि क्या बात है, क्या कहना चाहती हो, जब मैंने उसकी आंखों के बहते हुए आंसू देखे, मेरा दिल बहुत ही दुखा। मैं उसके आंसू साफ करने लगी और उसको खामोश करवाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो अपना सारा दुख इन आंसुओं के सहारे बहा दे। काफ़ी देर के बाद वो संभली तो मुझसे कहने लगी कि आपके ससुर। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि ऊपर से मेरी सास की आवाज़ आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से खाना तैयार कर लो, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। उसके बाद मैं कमरे से बाहर आ गई। न जाने उन्होंने मेरी बहन से क्या कहा था, क्योंकि मुझे उनकी बातें करने की आवाज़ तो आ रही थी, मगर वो क्या बातें कर रही हैं समझ नहीं आ रही थी। और जब मैंने दोबारा अपनी बहन से पूछा तो उसने कुछ नहीं कहकर मुझे टाल दिया। मगर उसकी बात पर मैं हैरान हो गई। वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी और मुझे बता भी रही थी। मैं अपने काम में बिजी हो गई थी, इसीलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने ऐसा महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और हमेशा डरी सहमी से रहने लगी थी। मैंने उससे बहुत बार पूछा कि तुम क्यों परेशान हो, जो बात है मुझे बता दो, मगर मुझे ऐसा लगा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो मगर वो कह नहीं पा रही हो। जब भी मैं अपनी बहन के साथ अकेले बैठती थी तो मेरी सास अचानक ही आ जाती थी। मुझे उनका व्यवहार बहुत चौंकाने लगा था। मुझे लगने लगा था कि वो नहीं चाहती कि मैं अपनी बहन के साथ अकेले में समय गुजारूं, उसके साथ बातें करूं। मगर वो ऐसा क्यों कर रही थी? ये मैंने सोचा कि उनके दिमाग में ये वहम होगा कि हम दोनों बहनें उनकी बुराइयां करते हों। इसी वजह से वो नहीं चाहती हों कि हम दोनों बहनें अकेले में बैठकर बातें करें। फिलहाल जो भी था, मैं अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने आस पड़ोस की औरतों से उसके रिश्ते के लिए कह रखा था वो कोई ऐसा रिश्ता बताएं जो सादगी से शादी करके मेरी बहन को ब्याह कर ले जाए और जिन लोगों को दहेज का लालच न हो। पड़ोस की रहने वाली एक आंटी तो बहुत ही अच्छी थी। वो बिल्कुल मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो ज़रूर मेरी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखेंगी। उनसे बात करके मुझे तसल्ली हो गई थी। उस दिन मैं रोज़ की तरह जब सुबह को उठी तो बाहर से अजीब तरह के शोर की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो ये मंजर मुझे देखने को मिला। मेरी सास ने मेरी बहन का बाजू पकड़ा हुआ था और बुरी तरह से उस पर चिल्ला रही थी, और दूसरी तरफ मेरे ससुर खड़े थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और उनके हाथ से अपनी बहन का बाजू छुड़वाया और उनसे कहने लगी कि माँ जी, क्या हुआ है? आपने क्यों सुबह सुबह हंगामा किया हुआ है? हर रोज़ उसको कटघरे में लाकर खड़ा कर देती हो। मैं नहीं जानती थी कि अचानक गुस्से में मेरी आवाज़ कैसे बुलंद हो गई, वरना मैं हमेशा अपनी सास से धीमी आवाज़ में ही बात किया करती थी। चाहे वो मुझे कुछ भी कहती, चाहे वो मुझ पर कितना ही गुस्सा क्यों न दिखाती थी, मैं उन्हें पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती थी। मगर आज मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की करतूत दिखाती हूँ। वो मुझे पकड़कर अपने पति के बिस्तर पर ले गई और जब उन्होंने तकिया हटाया तो उसके नीचे मेरी बहन की चूड़ियाँ और उसके इस्तेमाल की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। ये सब देखकर तो मैं हैरानी रह गई थी और उनसे पूछने लगी कि ये सब क्या है और ये यहाँ पर कैसे आया। मेरी सास कहने लगी कि यही बात तुम अपनी बहन से पूछो। इससे तो पहले वो मेरे दामाद को ले जाने की कोशिश कर रही थी और जब उनसे नाकाम हो गई तो मेरे पति पर डोरे डालने लगी। ऐसी घटिया लड़की को मैं एक पल भी अपने घर में नहीं रुकने दे सकती। हमने तो इस लड़की की मदद की, अनाथ समझकर इसको अपने घर में सहारा दिया, लेकिन ये लड़की तो हमारे ही घर के मर्दों पर डोरे डाल रही है। अपनी बहन को निकालो यहाँ से, वरना तुम्हें भी इसके साथ साथ धक्के देकर निकाल दूंगी। यहाँ से निकलो, जहाँ मर्जी चाहे जाओ यहाँ से निकल कर, और जाते जाते अपनी बेटियों को भी साथ लेकर जाना। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन मेरे पति और ससुर खामोशी खड़े हुए सारा तमाशा देख रहे थे। मैं अपने ससुर के पास गई और उनसे कहा कि आप मुझे बताइए क्या हुआ है।
मगर वो मुझसे नज़रें चुराने लगे और घर से बाहर चले गए। मगर मेरी सास ने तो बहुत ही हंगामा खड़ा कर दिया था। आस पड़ोस के सभी लोग घर में आकर उनका ड्रामा देख रहे थे। वहाँ पर मौजूद सभी लोग हम दोनों बहनों को अच्छी तरह से जानते थे और मेरी सास को भी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपनी बहन को इस घर से भेज दूं। लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि मैं इसको कहाँ भेजूं। हमारा तो कोई अपना नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको सहारा दे सकता था। तभी पड़ोस की वही आंटी जिनसे मैंने रिश्ते के लिए कहा था, मेरी मदद करने के लिए आगे आई। उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी इस घर में तुम अपनी बहन को रखना चाहोगी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप ही मुझे बताइए। मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आखिर अपनी बहन को कहाँ भेजूं। वो कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, इसे मेरे साथ भेज दो, मैं इसके रहने का बंदोबस्त कर दूंगी और तुम्हें इसकी फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मैंने उन पर यकीन करके अपनी बहन को उनके साथ जाने दिया। ऐसा नहीं था कि मुझे आंटी पर भरोसा नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैंने अपनी सास पर यकीन कर लिया था। ये देखकर मैं हैरान थी कि उसका सामान पहले से ही चारपाई पर बाहर कैसे पहुंच गया। और मेरे ससुर ने तो ये कहा था कि मेरी बहन उनके पास गई थी और उन्होंने इसे वापस भिजवा दिया कि वो उनकी बेटी जैसी है। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे उनसे ऐसी किसी भी बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो किसी के मामले में भी नहीं बोलते थे। वो अपने काम से काम रखते थे और बहुत ही शरीफ इंसान थे। मगर अब वो ये सब क्यों कह रहे थे, मैं ये सब सोच सोच कर उलझती जा रही थी। कुछ दिनों बाद ही मैंने ये बात नोटिस की कि मेरी बहन जिस दिन से यहाँ से गई थी, मेरी सास तभी से बहुत खुश नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बहन यहाँ पर बोझ बनकर रह रही थी, और जब वो बोझ उन पर से हटा तो वो बहुत ज़्यादा सुकून से हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरी ननंद रोते रोते अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गई। सब उसके ऐसे अचानक घर आने पर और उसके इतना रोने पर परेशान हो गए, और जो खबर उसने सुनाई उसको सुनते ही मेरे घर वालों के होश उड़ गए। उसने बताया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और अब वो कभी भी अपने पति के घर वापस नहीं जाना चाहती। ये सुनकर तो मेरी सास बेसुध हो गई थी। घर में परेशानियों के जैसा माहौल बन गया था। सब अपनी अपनी जगह बहुत परेशान नजर आने लगे थे, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल मेरी ननंद का था। उसे ना तो खाने का होश था और ना ही किसी और चीज का। मैं तो पहले ही अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि इतने दिन हो गए थे मैं उससे मिलने तक नहीं जा पाई थी। जब मैं आंटी के घर गई तो उन्होंने बताया कि वो मेरी बहन की शादी कर रही है। लड़का उनका भांजा है जिसकी पहली पत्नी मर चुकी है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं एक अजीब सी सोच में पड़ गई थी। मैंने आंटी को कहा कि मैं एक बार उस लड़के को देखना चाहती हूँ और उससे मिलना चाहती हूँ। आंटी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तुम ज़रूर इस लड़के से मिल सकती हो, लेकिन जब मैं इस लड़के को बुलाऊंगी तब मैं तुम्हें भी यहाँ पर बुला लूँगी। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैंने नीतू को अपनी सगी बेटी की तरह ही समझा है। जैसा मैं अपनी बेटियों को समझती हूँ वैसा ही तुम दोनों बहनों को भी समझती हूँ। आंटी की बातों पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सच कहते हैं, परेशानी में अगर कोई काम आ जाए तो वह इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और इस वक्त मुझे आंटी इस दुनिया की सबसे अच्छे इंसान नज़र आ रही थी, जबकि मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था, बस एक इंसानियत का और एहसास का रिश्ता था। और उन्होंने मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि दुनिया से अभी अच्छे लोग ख़त्म नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही तो ये दुनिया अभी तक चल रही है। जब मैं खुशी खुशी अपने घर वापस आई, अपने कमरे में जाते हुए अपनी नंद की बात सुनकर मैं ठिठक कर वहीं रुक गई थी। वो कह रही थी, माँ, बाबूजी आपने भाभी के साथ बहुत ज्यादती की है, आपने उनकी बहन पर इल्ज़ाम लगाए। आप लोग जानते भी हैं कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना कितना बड़ा पाप है, और शायद ही आपके इस पाप की वजह से मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। जैसे आपने किसी की बेटी को तकलीफ़ दी, वैसे ही तकलीफ़ मुझे भी झेलनी पड़ रही है। ये तो मैं जानती थी कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों बहनों ने आपसे कुछ नहीं कहा। मैं उनके कमरे के अंदर चली गई। मुझे देखकर वो परेशान हो गई। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि आप किसी की बेटी के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। आपने क्या वो कहावत नहीं सुनी कि इंसान जो करता है वही भुगतता है।
आज जो तकलीफ आप किसी की औलाद को देंगे, कल वही तकलीफ आपकी औलाद को भी सहनी पड़ेगी। और देखिए, ये कहावत आपके ऊपर कितनी जल्दी पूरी हो गई। उसके बाद आंटी ने अपने वादे के मुताबिक मेरी बहन की शादी कर दी। मैं उसके पति से मिलकर बहुत खुश हो गई थी। वो पढ़ा लिखा और एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मुझे अपनी नंद की तरफ से बहुत परेशानी थी, जो मेरे साथ बहुत अच्छी थी और मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकती थी। फिर एक दिन उसका पति सर झुकाए हुए हमारे घर पर आया। वो बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसने कहा कि उसको एहसास हो गया है कि उसने बहुत गलत किया। उसने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दे दी, क्योंकि वो उसके साथ साथ और भी काफ़ी लड़कों से चक्कर चला रही थी और शादी के बाद भी उसने उन लड़कों का पीछा नहीं छोड़ा था। जब उसने अपनी आंखों से अपनी दूसरी पत्नी को किसी और के साथ देखा तो अपनी आंखों पर यकीन आ गया, मगर उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो उसको छोड़ दे और अपनी पहली पत्नी को अपने घर वापस ले आए। घर के सब लोगों ने तो उसे बहुत बुरा भला कहा और उससे कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करोगे, मगर वो बहुत शर्मिंदा था। मेरी ननंद ने कहा कि वो अपने घर वापस जाना चाहती है। उसके फैसले ने सब लोगों को खामोश करवा दिया था और मेरी सास को उसे वापस भेजना पड़ा। उनके जाने के बाद मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगी कि मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी सास का इतना कहना ही मेरे लिए काफ़ी था। मैंने उनसे अपना दिल साफ किया और उनको माफ़ कर दिया था। अब मैं और मेरी बहन, हम दोनों के ही घर अच्छी तरह से बस चुके थे। हम दोनों ही अपने परिवारों में बहुत खुश थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।